नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात कोरोना और कोरोना के खिलाफ लड़ाई की ही करते हैं। कोरोना पर एक्शन में है यूपी सरकार। यूपी पहुंचेगी दवाओं और ऑक्सीजन की बड़ी खेप आज पहुंचने वाली है। बोकारो से यूपी मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ट्रेन से लखनऊ पहुंचेंगे ऑक्सीजन के टैंकर। रेमडेसिविर की 10,000 डोज भी पहुंचेगी आज ही उत्तर प्रदेश। सीएम योगी के निर्देश पर तेजी से काम हो रहा है और इसी के तहत आज दवाओं की और ऑक्सीजन की, जिसकी किल्लत जगह जगह से सुनने को मिल रही है, उसकी आपूर्ति के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो आज एक बड़ी खेप जो है बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर्स की, वो पहुंचने वाली है उत्तर प्रदेश। और इसी बीच खबर कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दिनेश शर्मा ने खुद ही ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी और मेरी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। चिकित्सकों के परामर्श का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए वो भी जांच करा ले और कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कई जगहों पर अफरा तफरी की स्थिति दिख रही है, अव्यवस्था की स्थिति दिख रही है। हरदोई की ये तस्वीर जहां पर कोविड अस्पताल की पोल खुल गई है। अस्पताल के अंदर का वीडियो वायरल हुआ है। अस्पताल के अंदर गंदगी का अंबार है। मरीजों ने लापरवाही का आरोप लगाया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर। अस्पताल में 37 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है, लेकिन मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा है। और साथ ही ये वार्ड की तस्वीर देखिए, पूरे हॉस्पिटल कैंपस में इसी तरह से पीपीई किट और दूसरे सामान बिखरे पड़े हैं। तो गंदगी का आलम देखिए और उसी गंदगी के बीच जमीन पर मरीज किस तरह से लेटा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। ये हॉस्पिटल की तस्वीर है या किसी कूड़ा घर की, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फर्क बहुत मुश्किल हो रहा है। एक मरीज ने ही वीडियो बनाकर अपलोड किया है। अंदर से जो वीडियो दिख रहे हैं वो गंदगी के पैकेट्स हैं जो अंदर से साफ करके गैलरी में रखे गए हैं। उसके बाद ये पैकेट्स उठ करके वहाँ जाते हैं जहाँ डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। वो एजेंसी ले जाती है, वो समय पे आती है, गाड़ी से लेके चली जाती है। वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है जो हमारे यहाँ का ही एक बुजुर्ग था। वो थोड़ा सा थक गया था तो लेट गया। तो हॉस्पिटल ने सफाई भी दी है, लेकिन कोई भी सफाई गंदगी को जस्टिफाई नहीं कर सकती। इधर कोरोना के कारण पूरे देश के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब हम ऑक्सीजन में ही सांस लेते हैं, पर्यावरण में ही प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, तो फिर आखिर मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए और समझिए कि ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या है और कैसे तैयार की जाती है। कोरोना महामारी से इस वक्त पूरे देश का मेडिकल सिस्टम जूझ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या मेडिकल ऑक्सीजन की है। कई अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या है और कैसे तैयार होती है। ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम चंदौली के दीनदयाल नगर में प्राकृतिक हवा से तैयार किए जा रहे मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट पहुंची। यहाँ के टेक्निकल मैनेजर के मुताबिक इस प्लांट में हवा से ऑक्सीजन को अलग कर मेडिकल ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। यहाँ के टेक्निकल मैनेजर के मुताबिक इस प्लांट में हवा से ऑक्सीजन को अलग कर मेडिकल ऑक्सीजन तैयार की जाती है। तो आप ये बताएं कि कैसे यहाँ पर ऑक्सीजन बनती है। सर हमारे यहाँ जो है किसी रॉ मटेरियल द्वारा नहीं बनती। हम एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक एयर को कैच करके मेरे यहाँ कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस करते हैं, जो फिल्टर से लगे हुए लगा कर हम ले जाते हैं। और मेरा स्टेज 4th स्टेज से है। फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ से होते हुए हम अपने एयर को आगे बढ़ाते हुए कूलिंग टावर में ले जाते हैं, जिसका फंक्शन है एयर को चिल्ड करना, ठंडा करना। उसके बाद हम एयर को आगे बढ़ाकर मास्टर सेपरेटर में ले जाते हैं, जहाँ की हवा में जो मास्टर बचा हो उसको हम एडजस्ट करके वहाँ ड्रेन वाल्व द्वारा आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। फिर अब हम अपने एयर को आगे ले जाते हुए
नाइट्रोजन कूलर में ले जाते हैं, जिसका फंक्शन है कि हम अपने एयर के टेम्परेचर को माइनस में ले जाते हैं। वही प्रक्रिया लाइन द्वारा आगे बढ़ाकर हमारे यहाँ एक ड्रायर लगा हुआ है, जिसका फंक्शन है कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना। दरअसल जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। इस ऑक्सीजन को प्लांट में एयर सेपरेशन की तकनीक से हवा से अलग कर सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। इसलिए हम CO2 को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देते हैं। बाकी हम एयर को अपने कॉलम के अंदर ले जाते हैं, जहां उसको -183 तक चिल्ड करते हैं, क्योंकि यह लिक्विडिफिकेशन ऑक्सीजन का है। जब वो उतना चिल्ड हो जाता है तो लिक्विड रूप में हो जाता है। हम लिक्विड को अपने कंडेंसर में स्टोर करते हैं। जब वो स्टोर हो जाता है तो मेरे गैस द्वारा मालूम हो जाता है कि स्टोर पूरा हो गया है, और वहाँ से हम लास्ट पंप लगा हुआ है जो कि कंप्रेस करते हैं, जो लिक्विड जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं से हम लाइन द्वारा गैस जो है अपने फिलिंग स्टेशन में भेजते हैं, जहाँ की 2 वाल्व लगे हुए हैं। इसकी फिलिंग है, एक तरफ हो जाता है तो दूसरे तरफ बंद करके दूसरे तरफ हम खोलते हैं। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ अनवरत चलती रहती है। कई चरणों से गुजरने के बाद इस प्लांट में प्राकृतिक हवा से ऑक्सीजन को अलग कर टैंकर में भरकर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, जिसे अस्पताल में मरीजों तक पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है। हालांकि हर अस्पताल में ये सुविधा नहीं होती। ऐसे में मेडिकल ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर सीधे मरीज के बेड तक पहुंचाया जाता है। ये जो प्लांट है, आपको बता दें, इंडियन एयर गैसेस का, इनका 600 से 700 सिलेंडर डेली के उत्पादन की क्षमता है, और पूरी ताकत से ये लोग यहाँ ऑक्सीजन बना रहे हैं। और कोविड-19 के जो नियम बनाए हैं शासन प्रशासन से, उसके थ्रू तमाम हॉस्पिटल्स और पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यहाँ से ये सिलेंडर सप्लाई हो रहा है। तो हम ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनती है और कैसे जो जीवन रक्षक ये गैस है वो कैसे लोगों तक पहुँच रही है। ये पूरी प्रक्रिया हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी। और इधर हाथरस में एसडीएम ने मुख्य बाजारों का औचक निरीक्षण किया और कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान काटा है। कई दुकानों में बिना मास्क के लोगों को सामान दिया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहां पर अवहेलना हो रही थी। ऐसे कई दुकानों को एसडीएम ने 24 घंटे के लिए सील कर दिया। हाथरस की पंजाबी मार्केट से लेकर घंटा घर तक के सभी दुकानों का निरीक्षण किया गया और जिन्होंने उल्लंघन किया उनका चालान काटा गया। कोरोना की आफत बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी इस जानलेवा बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे। संभल में कुछ लोगों ने ऐसी लापरवाही की जिससे माफी मांगनी पड़ी उन्हें। संभल में महामारी को ठेंगा दिखाने वालों की पुलिस ने जमकर क्लास लगाई। कोरोना की महामारी में गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को पुलिस ने माफी मांगने पर मजबूर किया। बिना मास्क के नहीं घूमेंगे, सड़क पर नहीं थूकेंगे, गलती हो गई साहब। जिम्मेदार बिना मास्क के नहीं घूमेंगे, नहीं थूकेंगे सर, गलती होगी। बिना मास्क के नहीं घूमेंगे, हमसे गलती होगी। मास्क नहीं लगाया, गलती हो गई, आज के बाद मास्क लगाऊंगा, सड़क पर थूकूंगा नहीं, लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। और मैं बिना मास्क से निकला था, ऐसे यहाँ लगूंगा, मास्क लगाऊंगा तुरंत और लॉकडाउन का पूरा पालन करूंगा और मास्क भी लगाऊंगा, तो सड़क पर थूकूंगा। शहर में यही लोग नहीं हैं, और भी हैं जो कोरोना से यारी निभा रहे हैं। इन लोगों को देखिए, ये महोदय भी बिना मास्क के घूमते पकड़े गए। बिना मास्क के घूमेंगे, सड़क पर न थूकेंगे, कोविड-19 का पूरा पालन आदेश करेंगे। बिना मास्क के न होंगे, कोविड-19 का पूरा पालन करेंगे। इनकी सजा यहीं खत्म नहीं हुई। सार्वजनिक माफी मांगने के बाद इनकी तस्वीरों को भी वायरल कर दिया गया। आज के बाद बिना मास्क के घूमूंगा और रोड पर थूकूंगा। बिना मास्क में सर, बिना मास्क के नहीं घूमूंगा, नहीं थूकूंगा सर, गलती होगी। बिना मास्क के घूमूंगा और रोड पर थूकूंगा, गलती होगी सर। इन लोगों की सामाजिक बेइज्जती से शायद शहर के बाकी लोगों को भी सबक मिले, लेकिन यूपी में नियम है कि पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना तय है। फिलहाल इन लोगों ने माफी 1000 रुपए की है। अब अगली बार 10,000 रुपए तय है, तो सावधान रहिए और मास्क जरूर पहनिए। न्यूज़ 18 के लिए संभल से सुनील कुमार की रिपोर्ट।
और अगली खबर पीलीभीत से, जहां पर पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद जेठ ने गर्भवती महिला की पिटाई की। बीच बचाव के लिए जब महिला का पति सामने आया तो पति को भी पीटा है। पिटाई से दंपति लहूलुहान हो गए। परिजनों ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। मामले की शिकायत कोतवाली में भी दी गई है। पुलिस मामले की इस वक्त जांच कर रही है। अहमदनगर मोहल्ले का ये मामला है, जहां पर बड़े भाई ने पिटाई की है अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की, जबकि महिला गर्भवती है। इस बात को भी उसने नजरअंदाज कर दिया। किस बात पर लड़ाई हुई यह भी साफ नहीं है, लेकिन पारिवारिक कलह जिसमें पति पत्नी दोनों लहूलुहान हो गए। द मेरठ महिला स्वयं सहायता समूहों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की मिसाल पेश की है। गन्ना विभाग की मदद से मेरठ की महिलाओं ने 7 महीने में 65 लाख से ज्यादा की कमाई की है। कोरोना की महामारी के बीच मेरठ मंडल की महिलाओं ने कमाल कर दिखाया है। गन्ना विभाग की मदद से इन महिलाओं ने किसानों के लिए गन्ने की नई नर्सरी तैयार कर दी है। समूचे मेरठ मंडल में महिलाओं ने गन्ना पौध नर्सरी के माध्यम से तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम कमाई है। मेरठ की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के जरिए 120 समूह बनाए। हर समूह में 20 महिलाओं को शामिल किया गया। उसके बाद इन महिलाओं ने बड चिप के जरिए गन्ने की पौधे की नर्सरी तैयार कर दी, जिससे किसानों को भी काफी फायदा हो रहा है। अब मेरठ के किसान महिलाओं की नर्सरी से गन्ने की पौध ले रहे हैं। आंकड़ों की माने तो मेरठ की 120 महिलाओं की समूहों ने 7 महीने में 65 लाख रुपए की कमाई की है। बड चिप नर्सरी विधि से सीडलिंग वितरण का ये कार्यक्रम और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कराया गया। ये निसंदेह एक ऐतिहासिक है और इसमें सभी महिलाएं जोर शोर से काम कर रही हैं और इसका उनको लाभ भी प्राप्त है। मेरठ के साथ पूरे मंडल की महिलाएं भी इस काम में जुट गई हैं, जिसमें बागपत में 60 समूह, गाजियाबाद में 20, हापुड़ में 40 और बुलंदशहर में 80 समूह बनाकर समूचे मंडल की महिलाओं ने करीब 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। गन्ना विभाग की पहल से इन महिलाओं को घर बैठे अच्छी आमदनी हो रही है। क्योंकि ये छोटे से स्थान में ही किया जा सकता है, पोर्ट्रे बनाया जाता है उसका, और उसमें बहुत कम जगह हमें, लगभग हम समझते हैं ये कमरे 10 बाई 10 फीट का कमरा है। अगर बरामदा है या छोटा सा खेत है तो उस छोटे खेत के पास में ही इसको करके सीडलिंग तैयार करके छाया हो, जिससे पौधे हमारे मतलब मरे न। तो इस प्रकार से बहुत कम जगह में इसे किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको ये सक्सेसफुल रहा। मेरठ मंडल में महिलाओं का आत्मनिर्भर अभियान चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस अभियान से महिलाओं को घर में ही कमाई का अच्छा जरिया मिल गया है। गन्ना विभाग की मदद से इन महिलाओं ने करिश्मा करके दिखा दिया। वाकई में ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की मिसाल हैं और गन्ना विभाग इसके लिए बधाई का पात्र है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। यूपी के एडीजी लॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि किस तरह से प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस, एसटीएफ और ड्रग विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी हो रही है। अपर महानिदेशक ने यह भी बताया कि बीते 24 घंटे में मास्क न लगाने वाले 57,753 लोगों का चालान हुआ है। अब सोचिए, ये 57,753 लोग अगर संक्रमित होते हैं तो 2 दिन के अंदर ये कितने लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। 1,19,68,200 रुपए इनसे वसूले गए हैं चालान के तौर पर।